नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट विद रिंकू चैनल में। तो दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है वह चल रही है पेट की जो पेपर हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसकी सीरीज चल रही है। तो अभी तक आपने पेट के 2021 के जो सीरीज थी उसके आपने सारे सोल्यूशन किए। अब हम लोग आज जो सोल्यूशन करवाएंगे वह चर्चा करेंगे। जो पेट में 2022 में जो पेपर हुआ था उस पेपर पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आए थे और किस तरह से प्रश्न आए थे। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर करने से हमको यह फ़ायदा होता है कि हमको पता चल जाता है कि प्रश्न किस तरह से आते हैं और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा यह होता है कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर से रिपीट हो जाते हैं। वह हर एग्जाम का होता है कि हर एग्जाम में प्रीवियस ईयर के प्रश्न हमेशा रिपीट होते रहे हैं और होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो 2022 का पेपर था तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न आए थे। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न है, थोड़ा सा इसको एक सेकंड। हम्म, अब सही है। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? पहले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। एक सेकंड, थोड़ा सा पेन ले लूँ मैं। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? आपसे पूछा जाता है कि पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए ताम्र पाषाण काल, ऑप्शन बी है मध्य युग पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, ऑप्शन सी है पूरा पाषाण युग तथा ऑप्शन डी है नव पाषाण युग। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो तांबे का प्रयोग होता है सबसे पहले किस काल में शुरू होता है? तो वह आपका होता है ताम्र पाषाण युग में, अर्थात चैल्कोलिथिक एज में। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि तांबे का सबसे पहली बार प्रयोग कब हुआ था? तो वह हुआ था ताम्र पाषाण युग में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए है गया में, ऑप्शन बी है कश्मीर में, ऑप्शन सी है राजगीर में तथा ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध संगीत समिति का जो आयोजन होता है वह किस स्थान पर होता है, कहाँ पर होता है? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राजगीर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि जो प्रथम बौद्ध संगीत समिति का आयोजन हुआ था वह हुआ था राजगीर में। और वहीं पे अगर हम बात करें कि जो कश्मीर में कौन सा आयोजन हुआ था, तो जो बौद्ध संगीत समिति का जो चतुर्थ सम्मेलन होता है वह कश्मीर के कुंडल वन में होता है। और उस समय राजा कौन रहता है? तो वह रहता है कनिष्क। तो आप इसको याद रखेंगे कि बौद्ध संगीत समिति का जो चतुर्थ सम्मेलन होता है वह कश्मीर के कुंडल वन में होता है। और उस समय किसके शासनकाल में होता है? तो कनिष्क के शासनकाल में होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसी चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति के समय जो बौद्ध रहता है, बौद्ध संघ रहता है, दो भागों में विभक्त हो जाता है जिसे कि हम हीनयान और महायान कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बौद्ध संगीत समिति का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था, किस बौद्ध संगीत समिति के समय हुआ था? तो बौद्ध संगीत समिति के पूछे तो चौथी थी और शासनकाल पूछे तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का दो भागों में विभाजन हो जाता है। एक संप्रदाय होता है हीनयान तथा दूसरा होता है महायान। तो इस तरह से, और जो पाटलिपुत्र है तो पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीत समिति का जो तीसरा सम्मेलन होता है वह होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देव नाम प्रिय प्रियदर्शी भी था? आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह व्यक्ति है जिसका नाम देव नाम प्रिय प्रियदर्शी कहा जाता है? ऑप्शन ए है मौर्य सम्राट अशोक, ऑप्शन बी है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध तथा ऑप्शन डी है भगवान महावीर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि वह कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसे हम देवनाम्पी और प्रियदर्शी के नाम से भी जानते थे। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा मौर्य सम्राट अशोक। अशोक को हम देवनाम्पी और प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं इतिहास में। तो आप इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है।
थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, एक सेकंड। अगले प्रश्न को देखेंगे कि हमारा जो अगला प्रश्न है वह क्या है। अगला प्रश्न है कि संगमरमर पर पिएट्रा ड्यूरा अर्थात पित्रा दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये मेडिवल हिस्ट्री का प्रश्न है कि संगमरमर पर पित्रा दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था। ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है औरंगजेब तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो पित्रादुरा का सबसे ज्यादा प्रचलन हुआ था, सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ था, वह शाहजहां के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 5। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। एक सेकेंड दोस्तों। ये प्रश्न नंबर आपका 5 है और प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, प्रश्न है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। अर्थात कहने का मतलब है कि भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय भारत में किस राजवंश का शासन चल रहा था, उस समय भारत में कौन सा राजवंश शासन कर रहा था। ऑप्शन ए मौर्य सम्राट, ऑप्शन बी है गुप्त सम्राट, ऑप्शन सी है मुगल सम्राट तथा ऑप्शन डी है चुंग सम्राट। तो आपको बताना है कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो उस समय किस वंश का शासन भारत में चल रहा होता है, तो वह था दोस्तों मुगल सम्राट। उस समय मुगल शासक कर रहे होते हैं भारत में। अगला प्रश्न है भूदान ग्राम आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। यह आपका आधुनिक भारत का अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि भूदान, आपसे पूछा जा रहा है कि जो भूदान ग्राम दान आंदोलन था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है एम के गांधी द्वारा, ऑप्शन बी है विनोबा भावे द्वारा, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण द्वारा तथा ऑप्शन डी है आचार्य कृपलानी द्वारा। तो ये दोस्तों आपको बताना है कि जो भूदान आंदोलन था वह निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो वह शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, विनोबा भावे। प्रश्न नंबर 7 है दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यूनिक प्रश्न है आपका। यह प्रश्न जल्दी आप इसको टैकल नहीं कर पाएंगे। तो यह प्रश्न क्या है कि दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। ऑप्शन ए है कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी है पंडित रमाबाई, ऑप्शन सी है मैडम कामा तथा ऑप्शन आपका डी देखेंगे। ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है कि वह कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को यह सलाह दी अर्थात राजी किया कि आंदोलन को, जो ये आंदोलन उस समय दांडी यात्रा, दांडी नमक यात्रा चल रही थी, तो कौन ऐसे थे जिन्होंने गांधी जी को यह राजी किया कि इस आंदोलन को सिर्फ पुरुषों तक ही मत रखिए, इसे महिलाओं तक इसे महिलाओं को भी इसमें शामिल कीजिए। तो वह थी दोस्तों कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा कि कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया, अर्थात इन्होंने कहा कि आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी आप सुनिश्चित करिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई। ऑप्शन ए अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन बी है औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन सी है रूसी क्रांति, ऑप्शन डी है फ्रांसीसी क्रांति। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ होती है, तो यह होती है आपकी फ्रांसीसी क्रांति के साथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है
सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण किया गया था? प्रश्न आपका है कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? ऑप्शन ए है बेवेल योजना, ऑप्शन बी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह कौन सा ऐसा अधिनियम था जिस अधिनियम के तहत बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण किया गया था। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी सही हो जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 10, और इसमें क्या है, प्रश्न नंबर 10 को हम लोग देखते हैं कि प्रश्न नंबर 10 आपका क्या है, इसको देखते हैं। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? युद्ध का नारा क्या था? चलो दिल्ली। तो यही पूछा जा रहा आपसे कि प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी भगत सिंह तथा ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है दोस्तों? तो देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर हमारा 11 क्या है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। यहाँ पे स्पेस दिया है, पूछ रहा है कि जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है वह किसके किसके मध्य स्थित है, किस किस देश के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए है भारत और भूटान, ऑप्शन बी है भारत और नेपाल, ऑप्शन सी है नेपाल और तिब्बत तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों वह किन किन देशों के मध्य स्थित है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वह होगा नेपाल और तिब्बत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यह नेपाल और तिब्बत के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की जो गर्मी पड़ती है उसका जो मुख्य कारण होता है वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, ऑप्शन बी है भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाब, ऑप्शन सी है निम्न वेग हवाएं तथा ऑप्शन डी है गर्म और शुष्क मौसम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जो अक्टूबर की गर्मी होती है, ये जो अक्टूबर की गर्मी होती है इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण होता है वह होता है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। ये है प्रश्न नंबर 13। तो हम लोग प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 13 क्या है और चलते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जिसे हम जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच टाइम कहते हैं, से आगे है। अर्थात कहने का मतलब है कि पूछ रहा है कि भारत का जो समय है वह ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है। ऑप्शन ए है 7 घंटे, ऑप्शन बी है 4 घंटे, ऑप्शन सी है 5.5 घंटे, ऑप्शन डी है 3 सही 7/2 घंटे। तो यहाँ पे जो सही आपका आंसर होगा वह होगा 5.5 घंटे। भारत का जो मानक समय है वह ग्रीनविच माध्य टाइम से 5.5 घंटे 5:30 आगे है। प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? ऑप्शन ए है खनिज, ऑप्शन बी है शहरीकरण, ऑप्शन सी है औद्योगिकरण तथा ऑप्शन डी है पानी की उपलब्धता। तो यहाँ पे जो सही आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा पानी की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि पानी की जो उपलब्धता होती है वह जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण में
नहीं इसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। हुगली में से किस नदी को सॉरी निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को, कौन सी ऐसी नदी है जिसे कि हम बिहार का शोक कहते हैं। ये प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी नदी है जिसे कि हम बिहार का शोक कहते हैं। ऑप्शन ए है हुगली, ऑप्शन बी है दामोदर, ऑप्शन सी है घाघरा तथा ऑप्शन डी है कोसी। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है कि वह कौन सी ऐसी नदी है जिसे कि हम बिहार का शोक कहते हैं। तो वह आपकी नदी है कोसी नदी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि बिहार का शोक किसे कहते हैं। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम जो स्वीकृति दी गई थी वह निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए है वित्त सचिव, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय विकास परिषद तथा ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम जो स्वीकृति दी गई थी वह दी गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 1952 ईस्वी में। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश दिया, उसके बाद क्षेत्र से संबंधित होती है। कहने का मतलब है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभ के चरणों में जो भी वह उस देश में गतिविधियां होती हैं वह किस क्षेत्र से ज्यादा संबंधित होती हैं? ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र से, ऑप्शन बी है द्वितीय क्षेत्र से, ऑप्शन सी है तृतीय तथा ऑप्शन डी है सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र से। क्योंकि कोई भी जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं किसी भी विकासशील देश में तो वह ज्यादातर वह प्राथमिक क्षेत्र से संबंध रखती है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। ऑप्शन ए है उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच, ऑप्शन बी है रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, ऑप्शन सी है सिंचाई, ऑप्शन डी है यह सभी। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह होगा यह सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या है दोस्तों। तो उस पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी बैंक है जो कि वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में नहीं आती है। ऑप्शन ए है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है HSBC बैंक, ऑप्शन सी है ICICI बैंक और ऑप्शन डी है सिडबी बैंक। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी बैंक है जो कि वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में नहीं आती। तो वह आपकी है यह सिडबी बैंक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि जो सिडबी बैंक है यह आपकी वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में नहीं आती है। और सिडबी की अगर स्थापना की बात करें तो ये इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का ऐसा उपक्रम है जो कि संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए वैधानिक निगम, ऑप्शन नंबर बी है विभागीय उपक्रम, ऑप्शन नंबर सी है एकल स्वामित्व तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि
कौन सा ऐसा उपक्रम है जो कि संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो वह आपका है, जो उपक्रम है वह आपका है वैधानिक निगम। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। उसमें स्पेस दिया है, उसके बाद लिखा है के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। कहने का मतलब है कि किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति होती है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, मौलिक अधिकारों का अभिभावक कौन होता है, तो वही पूछा है कि किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए संसद सदस्यों के पास, ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति होती है, तो वह होती है आपकी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का अभिभावक, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 23 है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो मानवाधिकार होता है निम्नलिखित में से वह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो वह करता है आपका गृह मंत्रालय के अधीन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह होगा संसद। संसद को किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय को स्थापित करने का पूरी तरह से अधिकार प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 25, और वह क्या है, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे दोस्तों कि 25 में क्या दिया हुआ है। तो इसमें है 25 में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। कहने का मतलब है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय और वह अनुच्छेद पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में वर्णित किया गया है, गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है 118, ऑप्शन बी है 120, ऑप्शन सी है 122, ऑप्शन डी है 124। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह होगा 124। 124 के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। सॉरी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 26। तो देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 26 क्या है। प्रश्न नंबर 26 हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रश्न नंबर 26 क्या है। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। जो तारे होते हैं तो वही पूछा जा रहा है कि जो तारों का रंग होता है निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, या ये भी पूछ लेता है कि तारों की जो चमक होती है, तारों का जो रंग होता है वह किस बात पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है उसके तापमान पर, ऑप्शन बी है दबाव पर, ऑप्शन सी है पृथ्वी से दूरी पर, ऑप्शन डी है वायु प्रदूषण पर। तो जो तारों का रंग होता है दोस्तों, जो तारों का चमक होती है वह उसके तापमान पर निर्भर करती है, उसके तापमान पर होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि तारों का जो रंग होता है वह तारों के तापमान पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन नंबर बी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर सी है पाइप्ड प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह कौन सी ऐसी गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। वह आपकी है
ग्रीन हाउस गैस, ये आपकी है ग्रीन हाउस गैस। यह गैस आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 28। तो प्रश्न नंबर 28 की ओर चलते हैं और देखते हैं जो प्रश्न नंबर 28 है वह हमारा क्या है। न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो न्यूमोनिया होता है निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, अर्थात जब मानव को निमोनिया होता है तो वह किस अंग को सर्वाधिक प्रभावित करता है, अर्थात किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी है वृक्क, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है हृदय। तो आपको बताना है कि जब मनुष्य को निमोनिया होता है तो निमोनिया से कौन सा अंग उसका प्रभावित होता है, तो वह होता है आपका फेफड़ा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि न्यूमोनिया में मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 29। तो प्रश्न नंबर 29 में क्या दिया गया है दोस्तों, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। ऑप्शन ए है काटन, ऑप्शन बी है जूट, ऑप्शन सी है नायलॉन, ऑप्शन डी है फ्लैक्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है, तो वह आपका है नायलॉन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कि जो नायलॉन होता है दोस्तों यह आपका वनस्पति रेशा नहीं है। बाकी ये कॉटन, जूट और फ्लैक्स यह आपके वनस्पति रेशा में शामिल किए जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग देखेंगे तो प्रश्न नंबर 30 है। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो पादप कोशिका भित्ति होती है वह निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है सेलुलोज से, ऑप्शन नंबर बी है ग्लूकोज से, ऑप्शन नंबर सी है सुक्रोज से, ऑप्शन नंबर डी है फ्रक्टोज से। तो जो पादप कोशिका होती है दोस्तों यह सेलुलोज की बनी होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि जो पादप कोशिका है वह सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है ये मैथ का क्वेश्चन है। इसमें दिया है ब्रैकेट में है कि 5.21 मल्टीप्लाई 6.32 माइनस 2.9272 इक्वल टू, मतलब कि इसका मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देना और बताना है कि जो इसकी वैल्यू आएगी वह निम्नलिखित में से क्या हो जाएगी। तो यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका 5.21 का 6.32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये आएगा आपका 30.9272 आपका आ जाएगा 32 आएगा दोस्तों, एक सेकेंड, ये आपका आ जाएगा 32 यहाँ पे कर लीजिए आप। जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32.9272 और इसमें से आप जब ये घटाना कितना है तो इसमें से माइनस कितना करना है दोस्तों, माइनस इसमें करना है 2.9272। जब इसको आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 30.000। वही आपसे पूछा है कि जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 30। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह 30 ए हो जाएगा कि ए इसकी मतलब 30 आएगी। तो ए में 30 दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि प्रश्न नंबर 32। तो इसको हमको देखना है कि प्रश्न नंबर 32 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 0.05 का स्क्वायर है प्लस 0.41 का स्क्वायर है प्लस 0.073 का स्क्वायर अपान 0.005 का स्क्वायर प्लस 0.01। तो इस तरह से आप देख लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे आप 10 को आप बाहर लेते हैं तो अगर आप 10 को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.005। यहाँ पे एक जीरो है और जैसे ही आप
10 को बाहर निकालेंगे, यहाँ से 10 को कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 0.005। अब जब 0.005 ऊपर नीचे बराबर हो जाएगा तो वह कट जाएगा, और 10 को आप बाहर लेंगे तो वह बाहर आकर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 100। और वही आपका पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। इसमें से जब आप 10 को बाहर लाएंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट में आपका बचेगा 0.005 का होल स्क्वायर प्लस 0.041 का होल स्क्वायर प्लस सेम ऐसे हो जाएगा, तो ये ऊपर नीचे का बराबर हो जाएगा। उसके बाद फिर ये कट जाएगा, लास्ट में आपका बचेगा जो वह बच जाएगा 100। तो आपका यहाँ पे 100 आंसर आ जाएगा। इसको दोस्तों अभी हम आपको मैथ की अलग से क्लास लेंगे तो उसमें हम डिटेल से आपको समझा देंगे। यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है तो यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे तो उसको आपको डिटेल से सारे क्वेश्चन करवा देंगे। उसी तरह से ये भी प्रश्न है कि 40% व्यक्ति समाचार पत्र यक्ष पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं तथा 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते। तो इसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे कि टोटल को आप 100 मान लीजिए, तो उसमें से 40 व्यक्ति यक्ष पढ़ते हैं, तो 100 माइनस 40, उसके बाद 20 पर जो 50% है वह वाई पढ़ते हैं 50, और जो 10% है वह दोनों पढ़ते हैं -10। तो हो गया आपका 100 माइनस ये 40 पर 50 90 माइनस 10 80 हो गया 80। 100 माइनस 80 इक्वल टू 20% हो जाएगा। 20% व्यक्ति ऐसे हैं जो कि कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 20%। उसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। बाकी अभी हम आपको करवा देंगे जो मैथ की क्वेश्चन है, तो मैथ क्वेश्चन को हम आपको अलग से कराएंगे। यहाँ पे ऐसे बता दे रहे हैं तो आप उसको देख लीजिए। जैसे ये दिया 5 परिणामों का औसत 46 है, दिया है दोस्तों कि 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 का 45 है, तो पांचवा परिणाम क्या है। तो आपको बताना है कि 5 परिणामों का जो औसत होता है वह 46 है और पहले 4 का 45 है, तो पांचवा परिणाम बताना है। तो पहले आप निकालिए, 5 परिणामों का औसत 46 है तो 5 का कुल परिणाम निकालिए। कुल परिणाम अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 46 गुणे 5, 5 छक्का 30 और 5 चौक 20, 3 23, 230 हो गया आपका। 5 छक्का 30, 5 चौक 20, 3 23, 230 हो गया। उसके बाद निकालिए 4 का 45 है तो फिर 4 का निकालिए, 45 गुणे 4, 4 पंजा 20 और 4 चौक 16, 2 18, 4 पच्चे 20, 4 चौक 16 और 2 18। ठीक, अब इसको जो आपका पांचवा परिणाम पूछ रहा है तो 230 में से इसको माइनस कर दीजिए। इसको आप 230 में से 180 को माइनस कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 13 में से 8 गए 5 और ये 0। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50। तो इसी तरह से आप इसको कर लेंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं और हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं कि हिंदी के हमारे प्रश्न जो हैं वह क्या पूछे गए हैं। अब हम लोग हिंदी के प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। और क्या है हिंदी के प्रश्न, तो उसको देखते हैं। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। आपसे पूछा जा रहा है कि महर्षि शब्द दिया गया है और कह रहा है कि उसका सही संधि विच्छेद बताइए। ऑप्शन ए महाधन ऋषि, ऑप्शन बी है महधन अहर्षि, ऑप्शन सी है महिधन ऋषि तथा ऑप्शन डी है महाधन ऋषि। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा महाधन ऋषि। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है।
ऑप्शन ए है अंश का अंश, हिस्सा का कंधा, ये आपका सही है। अनिल का अनल और हवा का आग, ये भी आपका सही है। अपेक्षा का उपेक्षा, आशा का निरादर, ये भी सही। लेकिन जो आपका डी है यह अवलंब, अवलंब होता है किसी से उम्मीद करना और अविलंब होता है कि बहुत जल्द करना, तो ये आपका सही नहीं है। वही आपसे पूछा गया है कि कौन सा शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? प्रश्न है कि किस विकल्प में सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, अर्थात एक ही चीज के सभी पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए है दानव, निशाचर, अंबक, नहीं है। तो दोस्तों इसका जो होगा इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें कि सभी शब्द पर्यायवाची हैं, अर्थात एक ही शब्द के सभी पर्यायवाची हैं। तो ए है दानव, निशाचर, अंबक, बी है पार्वती, रुद्राणी, भवानी, सी है मनोरथ, स्पृहा, निलय तथा डी है रीता, रिक्त और तिक्त। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि पार्वती, रुद्राणी और भवानी यह एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 39, एक सेकेंड। प्रश्न नंबर 39 को देखते हैं दोस्तों, 39 को, और इसमें क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 39 में क्या दिया गया उसको हम लोग देख लेते हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें कि सही विलोम युग्म आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन है निषिद्ध का तुच्छ, बिल्कुल ये गलत है, निषिद्ध का तुच्छ नहीं होता है। नूतन का पुरातन, नूतन नया होता है और पुरातन पुराना होता है, तो वही पूछा है कि कौन सा विलोम युग्म सही युग्म है, तो आपका है नूतन का पुरातन, आपका सही हो जाएगा नूतन का पुरातन। अगला है ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो ख्याली पुलाव पकाना मुहावरा होता है उसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है भूला हुआ दुख पुनः याद आना, डी है गुणात्मक वृद्धि होना, सी है असंभव बातों की कल्पना करना तथा डी है उपद्रव मचाना। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, असंभव बातों की कल्पना करना। अर्थात कुछ लोग होते हैं ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, तो उसी तरह से है कि असंभव बातों की कल्पना करना ख्याली पुलाव पकाने के बराबर है। ये आपका यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आपका दोस्तों पैसेज दिया गया है इंग्लिश का, और इसको आपको पढ़ना है, उसके बाद पढ़ के यहाँ पे आंसर करना है। तो आप इसको पढ़ लेंगे और उसके बाद पढ़ के इसका आंसर करना है, तो आप इसको पढ़ने की आदत डालिएगा। तो एक बार आपको हम पढ़ के बता दे रहे हैं कि क्या ये पैसेज है। तो पैसेज में है लास्ट वीक कैरोलिन वेंट ऑन हर फर्स्ट डीप सी फिशिंग ट्रिप ऑफ द कोस्ट ऑफ कैटरीना आइसलैंड। She had always enjoyed fishing when she was a child but had never gone fishing in the ocean. Her dad liked to fish very often. Her big brother Jack was never the outdoor type, so her dad took her out often. One of his favorite spots was Lake Isabella, which was about 2 hours from their home. She recalled how she and her dad would spend a long, leisurely day driving to the lake and then taking his small boat out of the water. It was quiet and peaceful for the most part. Those memories remain some of the most characteristic moments of her life. Caroline has a friend called Robert. On this day, Robert invited Caroline to join him on his company fishing trip. Robert said it would not cost much, but would be a lot of fun. He knew Caroline enjoyed लेग फिशिंग एंड फिगर। तो इस तरह से आप इसको पढ़ लेंगे, तो पढ़ने के बाद आप इसका आंसर करेंगे। तो आंसर आपको हम बता दे रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। वाई वेयर द स्क्वायर्ड कलेक्टेड, आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्क्वायर्ड होता है उसको क्यों कलेक्टेड किया गया, क्यों इकट्ठा किया गया था।
तो उसको किया गया था फॉर वेटिंग। फॉर वेटिंग के लिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाए, डी सही हो जाएगा, फॉर वेटिंग। गिव द सिनोनिम, यहाँ पे नीचे भी आपका प्रश्न है तो आप उसको देख लीजिए, एक सेकंड। हाँ ये है, यहाँ पे है कि प्रश्न नंबर 41, वाज कैरोलिन ब्रदर एन आउटडोर टाइप, वाज कैरोलिन ब्रदर एन आउटडोर टाइप। ऑप्शन है यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी नॉट स्पेसिफाइड, ऑप्शन डी कैन नॉट स्पेसिफाइड। यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा नो, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक सेकंड। इसको हमने बताया कि वेयर वर द स्क्वाड कलेक्टेड, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फॉर वेटिंग। गिव द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड पार्शियल, तो पार्शियल का आपसे पर्यायवाची पूछ रहा है कि पार्शियल का जो पर्यायवाची होता है वह क्या है, तो वह हो जाएगा, पार्शियल का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों अनइनकम्प्लीट। पार्शियल का जो पर्यायवाची होता है वह इनकम्प्लीट होता है। 44 क्या है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स डिसअपॉइंट। पूछा जा रहा है कि डिसअपॉइंट का एंटोनिम्स, डिसअपॉइंट का विलोम क्या होगा, तो डिसअपॉइंट का जो विलोम होगा वह होगा आपका सेटिस्फाइड। अगला प्रश्न है, गिव वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ वेटिंग, द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग एंड और कंप्लीटिंग डिक्शनरी। तो इसको क्या कहते हैं, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो वह होगा आपका लेक्सिकोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इसका लेक्सिकोग्राफी होगा। अब प्रश्न नंबर 46 की तरफ चलते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 46 हमारा क्या है। तो दिया है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है, तो यह आप जब रिलेशन सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि वह महिला उसकी पत्नी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 47। तो 47 में क्या है दोस्तों, 47 हम लोग देखते हैं, ये 47 में आपका क्या है, असंगत अलग करें, फाइंड ऑड वन आउट। इसमें कहा है कि जो असंगत है आप उसको अलग करिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि 8 है, 27 है, 64 है, 100 है, 125 है, 216, 343। तो एक चीज आप ध्यान देंगे कि जो 8 है यह 2 का क्यूब है, और ये 27 ये 3 का क्यूब है, 64 8 का, ये आपका 4 का क्यूब है। तो इस तरह से यहाँ पे जितने भी नंबर हैं वह सभी क्यूब है किसी न किसी के। ये 125 आपका ये 5 का क्यूब है। इस तरह से सभी किसी नंबर के क्यूब है, लेकिन जो आपका ये 100 है यह आपका स्क्वायर है, यह 100 10 का स्क्वायर है, तो आपका यही असंगत है, बाकी और सभी संगत है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा कि जो असंगत सब नंबर है वह आपका 100 है, क्योंकि 100 स्क्वायर है, बाकी जो भी नंबर है वह सभी किसी न किसी नंबर के क्यूब यहाँ पे हैं। प्रश्न नंबर 48 है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, जैसे 1 जनवरी को रविवार था तो आपका एक कोड होता है 14 40 250 36 146, तो उसमें जो जनवरी का कोड होता है दोस्तों वह 1 हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे 01, उसके बाद फिर लास्ट में इसका 06 है, इसको लिखेंगे। उसके बाद फिर आपका आएगा जनवरी का कोड यहाँ लिखेंगे, उसके बाद फिर इसमें 4 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे आप 1 लिख लेंगे। इस तरह से हो गया। पहले इसको चेक करेंगे कि क्या 1 जनवरी 2006 को रविवार ही है, पहले इसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 639, 639। एक सेकेंड, 1 जनवरी
06 0601 जनवरी फरवरी 14 ये आपका आ जाएगा। हाँ सही है, ठीक है। यहाँ पे आया 9 आपका। तो क्योंकि ये 2000 है, क्योंकि जब 1900 होता है तो उसमें कोई भी नंबर ऐड नहीं करते हैं, लेकिन जब 2000 का दशक होता है तो उसमें आप 6 ऐड कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 9 6 15। तो आ गया आपका 15। और 15 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी 14, आपका शेष आ गया 1। तो 1 आया, मतलब जब 00 होता है तो शनिवार होता है, और जब 1 होता है तो इसको रविवार कहते हैं। तो आपका ये रविवार हो गया। तो आपने चेक किया कि 1 जनवरी 2006 को यह सही बोल रहा है कि रविवार ही है। अब आप चेक कर लीजिए 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इसी तरह से फिर चेक करेंगे। जनवरी का कोड आपका 1 है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपका लास्ट में 10 है, इसको आप 10 लिखेंगे। उसके बाद फिर आपका 1 जनवरी हो गया। उसके बाद फिर जनवरी का कोड यहाँ पे लिखेंगे, 1 लिख लेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे 10 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो कितनी बार जाएगा, तो वह जाएगा 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 02 हो जाएगा। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, 2 1 3 1 4 और इसके बाद ये 1 14 हो गया। 14 में आप 6 कर देंगे तो आपका 20 हो जाएगा। और इसके बाद ये 20 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, तो आपका 6 आ जाएगा। और जब 6 आ जाएगा, क्योंकि ये जब 01 आ रहा है तो रविवार है, और जब 6 इसमें 6 आएगा तो आपका शुक्रवार हो जाएगा। क्योंकि 00 शनिवार होता है, उसके बाद शनिवार के बाद 1 रविवार होता है, 2 आपका मंडे होता है, 3 आपका ट्यूसडे होता है, 4 आपका वेडनेसडे होता है और 5 आपका थर्सडे होता है, तथा 6 आपका फ्राइडे होगा। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शुक्रवार। तो आपका यहाँ पे शुक्रवार हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो आइए चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे आपको कथन निष्कर्ष दिया गया और इसको सॉल्व करना है। तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग देखते हैं। पहला क्या कथन है, सभी किताबें पेपर हैं। तो आप बना लीजिए कि यहाँ पे आप बना लीजिए, ये आपकी एक सेकंड, ये दोस्तों आपकी किताबें हैं, ठीक, ये आपकी बुक्स हैं। तो कह रहा है कि सभी किताबें, जितनी भी बुक्स हैं वह पेपर है। तो जितनी बुक्स हैं वो आपकी क्या है, यह पेपर है, पेपर हो गए। अब क्या कह रहा है, कुछ पेपर जनरल हैं। कुछ जो पेपर है ये आपके कुछ पेपर, ये आपके कुछ जनरल हैं, जनरल हैं, ये आपके कुछ पेपर जनरल हैं। उसके बाद कुछ जनरल कैलेंडर हैं, और कुछ जो जनरल हैं, ये कुछ जनरल दोस्तों ये आपके कुछ जनरल आपके कैलेंडर हैं। अब आप देखिए, अब पूछ रहा है कि निष्कर्ष दिया हुआ है कुछ जनरल किताबें हैं, देख रहा है कुछ जनरल, यहाँ पे जनरल कुछ जनरल किताबें, तो जनरल से किताबों का कोई भी आपका कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो आपका ये पहला गलत हो जाएगा। कुछ कैलेंडर पेपर है, कैलेंडर आप देख कैलेंडर, और ये कुछ कैलेंडर पेपर है, तो कैलेंडर और पेपर का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बना, यहाँ से कुछ भी इसका वो जो है वेन डायग्राम टच नहीं हो रहा, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। कुछ किताबें जनरल है, यहाँ पे आपकी बुक्स है, यहाँ जनरल है, तो कुछ किताबों का भी जनरल से कोई भी संबंध नहीं है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। और कुछ किताबें कैलेंडर है, कुछ किताबें कैलेंडर, कैलेंडर लास्ट में किताबें वहां, तो इसका भी कोई करेक्शन नहीं, तो यहाँ पे आपका 4 भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं जो अगला प्रश्न हमारा है वह क्या है।
ये है दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या है। रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसमें दिया है कि नॉर्मल को अगर हम आरपीएन एलबीएम के रूप में कोडित किया जाता है तो गैदर जीएटीएचईआर का कोड क्या होगा। तो आप देखिए कि पहले नॉर्मल को यह आरपीएन एलबीएम किस प्रकार से यह लिखता है। तो ये आपका नॉर्मल हो गया। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग स्पेस करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसने कहा है कि नॉर्मल को, एक सेकंड, नॉर्मल को क्या लिखा है दोस्तों, नॉर्मल को क्या लिखा है, आरपीएन एलबीएम, आरपीएन एलबीएम। ठीक, इसने नॉर्मल को क्या लिखा है कि आप इसको 20 से ऐसे अलग कर लीजिए, 3 का। अब देखिए कि एन ओ आर, इसने जो यहाँ पे एन इधर है, ये एन को लास्ट में कर दिया है और आर को इधर कर दिया है, और उसके बाद ओ को एक ऐड करके इसने पी लिख दिया है। अर्थात जो ये नंबर है एन ओ आर है, इसको उलट दिया है, एन ओ आर को उलट दिया है, उसके बाद ओ में एक ऐड करके इसको पी लिख दिया है। और उसी तरह से इसको भी किया है, जो एम ए एल है और एल बी एम, तो इसको भी इसने एल को इधर कर दिया है, एम को उधर कर दिया है, बाकी ए में +1 कर दिया है, बी लिख दिया है। तो उसी तरह से आप इसको भी कर लीजिए। आपका गेदर है GATHER, GATHER। तो आप यहाँ 20 से इसको अलग कर लीजिए, 3 का अलग कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए इसने जैसे किया है कि आप जी को इधर ले जाइए और टी को इधर लाइए और ए में +1 ऐड कर दीजिए। तो आपका टी आ गया, उसके बाद ए में ऐड किए बी आ गया, उसके बाद आपका ये जी हो गया, टी बी जी। अब इसको भी आर को इधर लाइए, एच को उधर ले जाइए और ई में +1 ऐड कर दीजिए। तो आपका हो जाए आर, उसके बाद एफ, उसके बाद एच। क्या हो गया, टी बी जी आर एफ एच। देखिए कहाँ पे है, टी बी जी आर एफ एच। आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। टी बी जी, सॉरी ये सी नहीं होगा दोस्तों, क्या है, टी बी आर, सॉरी आपका, हाँ टी बी जी आर एफ एच है, टी बी जी आर एफ एच। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, टी बी जी आर एफ एच। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखें, अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है वह क्या है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भूत तैयार किया। ये तो आपका करेंट का क्वेश्चन है, तो इसमें जो होगा वह इजराइल हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये आपका करेंट का है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टैटिक के क्वेश्चन करते हैं। ये भी आपका करेंट का है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि प्रश्न नंबर 60 से, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया। तो वह आपका है गोवा। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा कि गोवा जो है वह भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन चुका है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन डी है मालदीव तथा ऑप्शन सी है यूएई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह कौन सा ऐसा देश है जो कि भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो वह आपका है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी,
यूएई, यूएई आपका पड़ोसी देश भारत का नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से हंगरी की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वह क्या है। यहाँ पे आपसे हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा पूछा है कि हंगरी की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वह क्या है। ऑप्शन ए हंगेरियन नायरा, ऑप्शन बी है हंगेरियन फोरिंट, ऑप्शन सी है हंगेरियन पाउंड तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हंगरी की जो मुद्रा है दोस्तों वह है हंगेरियन फोरिंट। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत का भाषा के आधार पर पहला बना राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल तथा ऑप्शन डी है गोवा। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। लोकसभा में पद धारण करने की जो न्यूनतम आयु होती है वह क्या होती है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस होता है वह किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 22 मई, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल, ऑप्शन सी है 15 दिसंबर, ऑप्शन डी है 10 नवंबर। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 मई को। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ऑप्शन नंबर ए है श्रीरंगम द्वीप, ऑप्शन बी है मानपुरा द्वीप, ऑप्शन सी है लुलु द्वीप तथा ऑप्शन डी है मांजुली द्वीप। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मांजुली द्वीप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो नौटंकी है वह निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य माना जाता है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो नौटंकी जो है वह उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है। ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है यूएई यूएसए, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है इसका मुख्यालय दोस्तों आपका स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी गुलजार तथा ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस पुस्तक की रचना दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 70 है UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी है यूनाइटेड नेशन फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला प्रश्न, अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है तो यह दोस्तों आपका पूरा पैराग्राफ दिया है और इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे उसके बाद इसका आंसर करेंगे। हम आपको आंसर इसका बता दे रहे हैं कि आंसर इसका क्या होगा। साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। ऑप्शन ए राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पुरुषों के विचार, अनुसंधान आज तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है। आपको बताना है कि जो साहित्य है वह समाज का दर्पण क्यों नहीं। ऑप्शन ए है क्योंकि साहित्यकार केवल समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों को दर्शाता है,
बी है क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। ऑप्शन सी है क्योंकि साहित्य समाज की प्राचीन परंपराओं से जुड़कर अंधविश्वास जैसे दूसरों को स्वीकार करना सिखाता है। ऑप्शन डी है क्योंकि साहित्य समाज में फैली अनैतिकता, अराजकता, निरंकुशता जैसे अवांछित तत्वों के दुष्प्रभाव को हमसे छिपाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद इसको आंसर आपका आराम से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ने लगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका जो शीर्षक होगा वह होगा साहित्य और समाज। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? ऑप्शन साहित्यकार तोपों और तलवारों की शक्ति का प्रयोग करता है। साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता, उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। साहित्यकार समाज की रूपरेखा को कल्याणकारी व सुखद मार्ग द्वारा प्रस्तुत करने से सदा पीछे ही रहता है। इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यहाँ भी पैराग्राफ दिया है दोस्तों, तो इसको भी आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप इसका आंसर करेंगे। हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, आंसर इसका क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? ऑप्शन ए संकटों के निमित्त को नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। संकटों को सहते हुए निमित्त नाश के बिना आगे बढ़ना चाहिए। असत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा कि संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 77 है, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अश्व की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि वह हरि का मार्ग है। क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा और उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए हरि के मार्ग पर चल सकते हैं। ऑप्शन बी सत्य की आराधना करें। ऑप्शन सी अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। ऑप्शन डी ये सभी। तो आपका डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। प्रश्न हमारा अगला क्या है? गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो चिरस्थायी का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा क्षणभंगुर। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? सत्य की तलाश इस शरीर द्वारा असंभव है। बी सोते जागते समय राम नाम का सुमिरन करते हैं रहना चाहिए। सी श्रद्धा पूर्वक अंतर विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। तो ये आपका डीआई का क्वेश्चन है दोस्तों। डीआई का हम लोग क्वेश्चन अलग क्लास में करेंगे, तो यहाँ पे डीआई का क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। इसके बाद आपके सारे डीआई के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने आपको जो भी ये जीएस और जो हिंदी के और रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन थे हमने आपको सारे सॉल्व करा दिए। बाकी बचे डीआई के प्रश्न, हमने मैथ का भी सॉल्व करा दिया है। तो डीआई के जो प्रश्न बचे उसको हम अलग क्लास लेंगे और उसमें आपको अच्छे से डीआई के सभी प्रश्न को सॉल्व कराएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।